हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम है। तो आज से एक नई सीरीज चालू होगी जो होगी सैम्पल पेपर के डिस्कशन की, जिसमें हम सैम्पल पेपर को डिस्कस करेंगे और उसी में जो क्वेश्चंस होंगे उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो आपका जो पेपर होता है उसको डिवाइड करते कुछ सेक्शन में, ए बी सी डी और ई। जो आपका ए सेक्शन होता है उसमें आपके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, पहला और दूसरा क्वेश्चन होता है जो कि सिर्फ एक नंबर का होता है। तो जैसे जैसे जिस नंबर का पेपर होता है आपको उसी हिसाब से उसको लिखना होता है। आपने ये नहीं करना है कि अगर आपके एक नंबर के क्वेश्चन में बहुत कुछ आता है तो आप बहुत सारा लिख दें। आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। फिर जो आपका बी सेक्शन होता है उसमें 3 से 5 तक के क्वेश्चंस होते हैं जो कि 2 नंबर के होते हैं। और ऐसे ही जो सी सेक्शन होता है वो 6 से 15 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 15, और जो कि 3 नंबर का होता है। और आखिरी में आता है सेक्शन डी जो कि 16 से 21 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और उसमें वो 5 नंबर का आता है। और उसके बाद जो सेक्शन ई होता है आपका उसमें 22 टू 27 और जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं और वो 2 नंबर ईच होते हैं, 2 मार्क्स ईच। तो अब हम इसी तरीके से शुरू करते हैं एक सैम्पल पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। जैसे कि मैंने बताया था कि सेक्शन ए में सिर्फ 2 क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरा है कि व्हाई इज बायोगैस कंसिडर एज अ एक्सीलेंट फ्यूल। तो अब हमको इसको 1 मार्क के हिसाब से ही लिखना है। जैसे किसी भी सर्किट में गैल्वेनोमीटर जो होता है वो बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट करंट को भी वो बता देता है, और एमीटर जो है वो ज्यादा करंट को बताता है। इसीलिए इसका आंसर रहेगा गैल्वेनोमीटर। किसी भी सर्किट में उसका क्या फंक्शन रहता है, तो उसका ये फंक्शन रहता है कि वो माइन्यूट से माइन्यूट करंट को भी, छोटा सा सर्किट भी होगा तो उसमें छोटे से करंट को भी वो सेंस कर लेगा और मतलब रीडिंग दे देगा। उसके बाद वाई इज बायोगैस कंसिडर एज एन एक्सीलेंट फ्यूल। तो बायोगैस सबसे पहले, जैसे आपको पता है कि बायोगैस बनती कैसे है। बायोगैस वो होती है जिसको हम गोबर गैस भी कहते हैं, जो कि बायोगैस प्लांट होता है एक, जो कि किसी मैकेनिकल तरीके से वर्क नहीं करता। वो एक नेचुरल प्रोसेस है एक तरीके का, जिसमें काउ डंक और वेस्ट डाला जाता है और वेस्ट फिर वो फर्मेंट होता है, सड़ता है। सड़ने के बाद उसमें से जो गैस निकलती है उसको हम बायोगैस कहते हैं। तो बायोगैस के एक तो 2 इसके कारण है कि वो इतना अच्छा फ्यूल क्यों है। पहला कारण तो इसका ये है कि जो बायोगैस है वो क्लीन फ्यूल है, यानी उससे कभी पोल्यूशन कॉज नहीं होता। तो इट इज अ क्लीन फ्यूल, इट डज नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन। और दूसरा इसमें पॉइंट आप ये लिखेंगे कि जो बायोगैस होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होने की वजह से कोई भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या बताती है कि कम फ्यूल ज्यादा एनर्जी दे। अगर ज्यादा फ्यूल एनर्जी कम देता है तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। जैसे कि लकड़ियां होती हैं, तो लकड़ियां ज्यादा जलाते हैं, एनर्जी कम मिलती है, जल्दी खत्म हो जाती है फिर। और तो इतनी लकड़ियां जलाएंगे और उसमें कम देर एनर्जी मिलती है। और बायोगैस में क्या होता है कि कम फ्यूल आपको ज्यादा एनर्जी देता है। तो ये इसके 2 पॉइंट है कि एक तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है और दूसरा इट इज अ क्लीन फ्यूल। अब आते हैं हम इसके दूसरे सेक्शन में, जो कि है सेक्शन बी। इसमें एक थर्ड क्वेश्चन, मतलब अब हम इसमें सेक्शन बी करेंगे और सेक्शन बी में 2 मार्क्स ईच रहते हैं और इसमें क्वेश्चन रहते हैं 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन बी पे, और सेक्शन बी जो है 2 मार्क्स ईच रहते हैं और इसमें 3 क्वेश्चन हैं, 3, 4 एंड 5। अभी हम थर्ड क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेते हैं, ये और में भी है। तो हाउ इट कैन बी प्रूव्ड दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये आप कैसे प्रूव करेंगे कि जो आपका नया पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, जो आपका नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। आप कैसे प्रूव करेंगे? अब जैसे अगर हम एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपका ये इस तरीके का कुछ पीरियोडिक टेबल होता है। तो इधर ये जितनी भी आपकी लाइंस होती हैं वो आपके कहलाते हैं ग्रुप, यानी ये जो होते हैं आपके वो ग्रुप होते हैं, ठीक है। और जो ये होते हैं आपके वो होते हैं पीरियड, ठीक है। तो जैसे ये फर्स्ट पीरियड का हो गया, तो ये यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ हीलियम फर्स्ट पीरियड में आता है, फिर लिथियम और यहाँ बेरियम सेकंड पीरियड में आता है, सोडियम मैग्नीशियम या थर्ड पीरियड में आता है। तो जितने भी आपके ये जो वर्टिकल कॉलम होते हैं, ये जितने भी आपके वर्टिकल कॉलम होते हैं वो सारे आपके ग्रुप्स होते हैं।
और जितने भी आपके हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं वो सारे पीरियड्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो पता था पहले से। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि जो आप किसी भी अगर एलिमेंट को उठाओ तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या आप पता कर सकते हो कि वो किस ग्रुप में है या कौन से पीरियड का है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो यही है, यानी उनका कहने का मतलब ये है कि क्या आप किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये बता सकते हो कि वो मतलब उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे लाई करता है। तो हाँ, हम बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिथियम को लें, ठीक है, अगर हम लिथियम को लेते हैं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, जो कि आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होता है। इससे पहले जो पीरियोडिक टेबल थे वो सब एटॉमिक मास पे बेस्ड थे, लेकिन एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होता है। तो जैसे लिथियम के 3 इसकी वो रहती है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो 3 एटॉमिक नंबर को अगर हम कॉन्फ़िगर करें तो ये 2 और 1 में कॉन्फ़िगर हो जाएगा, 2 और 1 में कॉन्फ़िगर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपको पता है कि शेल्स होते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ठीक है। तो जो पहला वाला होगा 2 वो के शेल में आएगा और जो दूसरा वाला 1 होगा वो एल शेल में आएगा। इसके आगे जितने भी कॉन्फ़िगरेशन हो जाते हैं वो फिर अगले शेल्स में फिल होते जाते हैं, तो वो तो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम सोडियम का एग्जाम्पल लें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। अब 11 एटॉमिक नंबर में अगर हम इसको कॉन्फ़िगर करें तो ये 2, 8 और 2 हो गए 10 और 11 यानी 1, 2, 8, 1, ठीक है। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन रहता है। तो ये रहा के शेल इसका, ये रहा इसका एल शेल और ये रहा इसका एम शेल, ठीक है, के एल एम। तो होता यह है कि हमेशा जो फर्स्ट वाला शेल रहता है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके बाद जो शेल रहता है उसमें 8 आते हैं और उसके बाद वाले शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये इसके कुछ कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को फिल करने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो अभी हमको ये तो डिस्कस नहीं करना, हमें डिस्कस करना है कि क्या इस कॉन्फ़िगरेशन से हम ये बता सकते हैं कि ये सोडियम कहाँ पे है। बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे कि 3 शेल हैं तो यानी कि उसका जो पीरियड होगा वो 3 होगा, 1, 2, 3, 7 पीरियड होते हैं। अगर 3 शेल हैं तो यानी उसका पीरियड होगा 3। अगर 2 शेल हैं, ठीक है, के और एल 2 शेल है तो उसका पीरियड होगा 2। तो पीरियड हम ऐसे बता लेते हैं कि जितने नंबर ऑफ शेल्स होते हैं उतना ही वो उसका पीरियड होता है, और नंबर ऑफ शेल हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चलते हैं। और ग्रुप में क्या होता है कि कौन से ग्रुप में जो इसका आखिरी नंबर होता है ना उससे हम ग्रुप डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें दोनों में 1 और 1 है तो इसलिए ये ग्रुप 1 में लाया करते हैं। अगर हम क्लोरीन का एक एग्जांपल लें तो क्लोरीन का जो वो एटॉमिक नंबर है वो 17 है। अब आप बोलेंगे कि 17 है तो वो ग्रुप 7 में क्यों नहीं लाया करता। अब उसको देखते हैं हम। क्लोरीन है, उसका एटॉमिक नंबर है 17, ठीक है, क्लोरीन का। अब अगर हम 17 को कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो होता है 2, 8 और 7, ठीक है। 8 + 2 = 10 + 7, तो ये हो गया 2, 8, 7। तो अब इससे वैसे तो ये पता चल रहा है कि ये क्लोरीन है, क्योंकि क्या होता है देखो, जैसे ये 7 लिखा है ना इसमें, तो इसका मतलब ये है कि इसको सिर्फ मैंने बताया ना कि एक एक शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। पहले में 2 चाहिए होते हैं, उसके बाद दूसरे में 8 चाहिए होते हैं, उसके बाद तीसरे में भी 8 चाहिए होते हैं। तो अब जैसे इसको अपना इलेक्ट्रॉन अपना बैलेंस करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या है, ये लेने वाला है, और ये जो सोडियम और लिथियम होते हैं यानी जो इस साइड होते हैं वो देने वाले होते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं और जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला है तो इसलिए ये जो है नॉन मेटल में ही आएगा, ये इसका ग्रुप 17 ही होगा, क्योंकि जो इधर बीच में जितने भी ग्रुप आते हैं वो उसमें ये लाई नहीं कर सकता। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे कि ये स्टेबिलिटी अपनी मेंटेन कर सके। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है तो वो फिर जो है आपका नॉन मेटल्स में आता है। तो ये नॉन मेटल्स में आएगा और ये मेटल्स में आएगा। तो आप मतलब कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा बता सकते हैं कि हाँ ये एलिमेंट किस ग्रुप में और किस पीरियड में आएगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें भी 3 शेल है, तो 3 शेल है तो इसलिए इसका पीरियड भी तीसरा है, ठीक है। अब ये मेरा थोड़ा डायग्राम में मिस्टेक है, लेकिन इसका पीरियड भी जो है वो तीसरा आएगा। और जो इसके क्या बोलते हैं ग्रुप है वो इसका 17th ग्रुप है। टोटल 18 ग्रुप होते हैं, तो जो ये 18th वाले ग्रुप होते हैं ये ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता। तो अगर आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ऐसा दिखे 2, 8, 8, तो आप देख। इसमें दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि एक एलिमेंट दिया हुआ है, वो एलिमेंट कौन सा ये नहीं बता रखा। तो 2, 8 और 4 जो है इसका वो है
अब आपको बताना है कि इसका ग्रुप क्या है और इसका पीरियड क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, उसका नाम बताना और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बताना है। ठीक है, 2, 8 और 4। ठीक है, अब 4 दिया है तो इसका मतलब ये है कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन ही और चाहिए जिससे कि स्टेबल हो जाए, लेकिन ये कार्बन नहीं है, क्योंकि कार्बन की जो है इतना एटॉमिक नंबर नहीं होता उसका। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो 8 + 2 = 10 + 4 = 14 है। कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर होता है, तो 6 एटॉमिक नंबर में 2 और 4 हो जाता है वो, यानी कि इसमें सिर्फ 2 ही शेल होते हैं, K शेल और L शेल। और K और L शेल होने की वजह से इसमें सिर्फ 2 ही शेल होते हैं, तो इसका पीरियड भी क्या होता है, सेकंड पीरियड रहता है। अब अगर इसके 3 दिखा रहा है, यानी कि 2 + 8 + 2 = 10 + 4 = 14, तो यानी इसका थर्ड पीरियड होगा। तो जो भी होगा वो होगा तो कार्बन के नीचे ही, लेकिन थर्ड पीरियड होगा। तो कार्बन के नीचे क्या होता है, तो कार्बन के नीचे होता है सिलिकॉन। तो ये जो एलिमेंट है वो है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का आप नाम लिख देंगे और उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी बता देंगे कि सिलिकॉन जैसे सॉलिड होता है स्टेट में और ग्रे कलर का होता है, तो ये एक आध उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी आपको सारे एलिमेंट्स की एक आध फिजिकल प्रॉपर्टी आपको लर्न करनी पड़ेगी। अब जैसे अगर कोई मेटल हो तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे मेटल की ऑलमोस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी सेम ही होती है। नॉन मेटल होगा तो उसकी भी ऑलमोस्ट सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम ही होती है, लेकिन कार्बन और ये सब जो होते हैं ना, इनमें आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, जो कि 2 मार्क्स करेगा। अब जैसे मैंने इतना एक्सप्लेन आपको किया, लेकिन इसमें आपको इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिखाना है। जैसे इस क्वेश्चन में आप सिर्फ एक कोई एग्जाम्पल उठा देंगे, जैसे क्लोरीन का उठा दिया और या लिथियम का उठा दिया, और एक एग्जाम्पल से ही आप बता देंगे। और इसमें भी आपको कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। आपको जितना क्वेश्चन टू द पॉइंट पूछा गया, इसके 1.5 नंबर मिलेंगे, इसके 1.5 नंबर मिलेंगे, एलिमेंट का ग्रुप पीरियड बताने के और कौन सा एलिमेंट है उसको पहचानने के और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इतना आपको उसमें, सॉरी, इसका 1 नंबर मिलेगा, इसका भी 1 नंबर मिलेगा, तो 2 नंबर का मिलेगा ये। अब इसमें नेक्स्ट हम दोनों क्वेश्चन ले लेते हैं, 4 और 5, तो ये आपका जो सेक्शन बी है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला है कि राइट 2 डिफरेंट वे इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म इन ईच केस। तो आपने बताना है कि ग्लूकोज कैसे, 2 तरीके बताने हैं कि ग्लूकोज ह्यूमन बॉडी को एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है, 2 तरीकों से। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि 2 तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, यानी कि उसको ऑक्सीजन की वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। तो उसमें आपको दोनों, आपकी बुक में जो है इस तरीके का एक डायग्राम बना हुआ है, ऐसे ऐसे और ऐसे। बस आपको ये डायग्राम आपको जो बताना है लाइफ प्रोसेसेस के चैप्टर में, और इसी को एक्सप्लेन करना है। तो इसमें क्या करना है कि ग्लूकोज जो है सबसे पहले कन्वर्ट होता है पायरूवेट में। पायरूवेट जो होता है ना वो 3 कार्बन, ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है। तो 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन का मतलब कि 6 कार्बन की चेन होती है, 1 2 3 5 6, ऐसी 6 कार्बन की चेन होती है। तो इसको सबसे पहले तोड़ा जाता है और तोड़ के ये 3 कार्बन कंपाउंड बनता है। ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड को हम कहते हैं पायरूवेट। अब ये जो पायरूवेट है ना, ये 2 तरीके से होता है, एक तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनएरोबिक। ठीक है, और एक एनारोबिक बताएंगे हम ईस्ट के अंदर, एनारोबिक इन ईस्ट। ये क्वेश्चन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर पेपर में आता है ये क्वेश्चन, और उसमें आपको बस ये चार्ट बना के और थोड़ी एरोबिक और एनारोबिक की डेफिनेशन लिख देनी है और उसके बारे में थोड़ा आपको बता देना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज जो है टूट जाता है और टूट के क्या देता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लॉट्स ऑफ एनर्जी विच इज 38 ATP। तो एरोबिक रेस्पिरेशन से बस यही रहता है कि जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा यूज होती है ना, तो उसमें एनर्जी भी हमको ज़्यादा मिलती है, जो हम अपने डेली यूजेस के कामों में लेते हैं एनर्जी को। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, और ये आपके
अधिकतर मसल्स में होता है। तो जैसे कभी हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं एकदम से, या कहीं बहुत चल लेते हैं एकदम से, तो होता क्या है कि इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी मसल्स होती है ना, उसमें लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है। तो वो लैक्टिक एसिड आपको ना दर्द करता है, क्रैम्प्स देता है, आपको दर्द होता है उससे, फिर वो 2-3 दिन में जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जिस मसल्स में आपके आज तक ऑक्सीजन नहीं गई है, क्योंकि आपने कभी उधर एक्सरसाइज नहीं करी, उसको कभी आपने यूज नहीं की उस मसल्स को, और एकदम से आप एक्सरसाइज कर लेते हो, तो उसके अंदर होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन तो है नहीं। तो होता क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड के साथ जो है एटीपी भी बहुत कम बनता है, 2 ATP, यानी कि इसमें एनर्जी बहुत कम मिलती है। ठीक है, और तीसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ईस्ट के अंदर होता है, वो अल्कोहल बनाता है, और उसमें भी एनर्जी कम रिलीज होती है। तो मेन तो इसमें जो पूछा है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर पूछा है, तो ये 2 आपके आंसर है। लेकिन आप अगर ये पूरा चार्ट बना के आते हैं और इन दोनों को थोड़ा सा भी आप 2 लाइन में एक्सप्लेन कर देते हैं, तो आपके लिए वो इनफ है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। डिफाइन द टर्म पावर ऑफ एक्यूमुलेशन, राइट द मॉडिफिकेशन इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस विच इनेबल अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। ह्यूमन आई का क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि पावर ऑफ एक्यूमुलेशन क्या होता है, पावर ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ आइज का क्या मतलब है। तो इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी कि पावर ऑफ एक्यूमुलेशन वो होता है जिससे आपकी जो आई की लेंस होती है वो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है कि आप नियर बाय ऑब्जेक्ट देखें या फिर फार ऑब्जेक्ट देखें। तो वो अपने फोकल लेंथ को जो एडजस्ट करती है, जब आप दूर का देखते हैं, जब आप पास का देखते हैं, तो उसी फोकल लेंथ के एडजस्टमेंट को बोलते हैं हम पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। ठीक है, अब इसमें पूछा है राइट द मॉडिफिकेशन इन द कर्वेचर ऑफ द आईज। तो जब हम पास का ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हमारे लेंस में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1 नंबर के में हो गया ये, और 1 नंबर में हो गया ये कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो यहाँ मैंने 2 आई बनाई हैं, और ये लेंस है, और लेंस किससे होल्ड होती है, सिलियरी मसल से होल्ड होती है। तो होता क्या है कि जब भी हम किसी पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं ना, तो हमारी सिलियरी मसल्स जो है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो लेंस हमारा मोटा हो जाता है, यानी थिक हो जाता है। जब हमारा लेंस थिक हो जाता है तो उससे क्या होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर बढ़ जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है, फोकल लेंथ कम हो जाता है। फोकल लेंथ, अभी जब आपको पास का ऑब्जेक्ट देखना है तो फोकल लेंथ कम चाहिए, जब आपको दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो आपको फोकल लेंथ ज्यादा चाहिए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो फोकल लेंथ कम होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर घटेगा तो फोकल लेंथ ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपको बस यही वाला एक्सप्लेन करना है। इसमें पूछ रहे हैं नियर बाय ऑब्जेक्ट का, तो आपको बस नियर बाय ऑब्जेक्ट का इसमें एक्सप्लेन करना है, आपको ये नहीं बताना है। 3 नंबर में आता और दोनों चीज पूछते तो फिर आप ये वाला भी बताते। और जितना आप कोशिश करें इसको पॉइंट वाइज लिखा करें। तो पॉइंट वाइज क्या होता है कि नंबर देने में भी आसानी होती है। अगर आप पैराग्राफ बना के लिखते हैं तो वो पढ़ने में भी दिक्कत देता है, फिर उसमें टीचर को ढूंढना पड़ता है कि नंबर कहाँ दे, तो उसमें टीचर फ्रस्ट्रेट होकर अपने आप ही नंबर कम कर देता है। तो इसलिए अगर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे जो बिल्कुल क्लियर दिखे, हाँ जिसमें आपको नहीं आ रहा है आंसर तो आप कहानी बना के लिखो, उसमें जो लिखना है लिखो, क्योंकि लिखने के कुछ तो नंबर मिल ही जाएंगे। लेकिन जिसमें आपको आता है, आप क्लियर हो आंसर में, तो आप क्या करो, पॉइंट वाइज बना के लिखो। जितना आप पॉइंट और डायग्राम से बताओगे ना, उतना ज्यादा वो इम्प्रेसिव लगता है प्रेजेंटेशन पेपर का। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सेक्शन सी में। अब ये इसमें 6th क्वेश्चन है और इसमें और पार्ट भी है, वो मैं अभी समझाऊंगी। तो पहला ये है कि 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज टेकन इन अ चाइना डिश। एक सिल्वर क्लोराइड 2 ग्राम लिया और उसको एक चाइना डिश में रखा और उसको सनलाइट में रखा कुछ समय के लिए। आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बतानी है कि क्या होगा। देखो, ये अपने आप ही 3 पार्ट में डिवाइडेड क्वेश्चन है। पहला पार्ट इसका ये है, फिर दूसरा कि उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, दूसरा पार्ट इसका ये, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तीसरा पार्ट है। तो आपको आंसर भी इसी सीक्वेंस में देना है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड अगर चाइना डिश में रखते हैं, तो ये अगर आपको याद हो तो जो आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े होंगे तो उसमें ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो इसलिए आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 टाइप के रिएक्शन होते हैं, तो वो तीनों आपको जो है उसको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि उनमें से कोई भी एक पूछ लेते हैं। तो ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और जैसे क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड को अगर हम चाइना डिश में रखेंगे तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बतानी है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ये ऑब्जर्व किया कि वो ग्रे कलर का हो गया। ठीक है, तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन रही कि इसको ऐसे से रखेंगे तो वो ग्रे कलर, सनलाइट की प्रेजेंस में तो वो ग्रे कलर का हो जाएगा। उसके बाद आता है कि इसका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखो। हाँ, और साथ में अब ये भी लिखेंगे कि क्लोरीन का लिबरेशन हुआ। अगर आपको केमिकल रिएक्शन याद है तो आप इसको थोड़ा शफल करके भी लिख सकते हो, पहले केमिकल रिएक्शन भी लिख सकते हो, जैसे कि
सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl। अब इसमें क्या होता है कि सिल्वर अलग हो गया और क्लोराइड इसमें अलग हो गया। अब क्लोराइड अकेला तो निकलता नहीं है, अब इसको बैलेंस कैसे करें? क्लोराइड तो 2 के फॉर्म में निकलता है ना, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है कि अकेला नहीं निकलेगा। तो 2 क्लोरीन मिलके आपस में बॉन्ड बनाएंगे और फिर वो रिलीज होता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लग गया तो यहाँ लगा दो 2। अब यहाँ 2 लग गया तो ये अकेला हो गया तो इस पर भी लगा दो 2। तो 2 इसके और 2 AgCl2। ठीक है, इसको अपना 2 मिल गया, इसको अपना 2 मिल गया। तो ये इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस तरीके का केमिकल रिएक्शन है। तो ये एक तरीके का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि देखो एक जो कंपाउंड है वो 2 एलिमेंट्स में डिवाइड हो गया है, तो इसलिए ये एक तरीके का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब आते हैं हम इसका और पार्ट जो है उसको देखते हैं। अब इसके और में ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक तो आपको सबसे पहले पता लगाना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है और इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। 2 दिए हुए हैं इसमें, 1.5 नंबर इसका, 1.5 नंबर इसका, 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट। इन सब कुछ वर्ड्स के फॉर्म में लिखा है, उसको आपको इक्वेशन के फॉर्म में बताना है। तो जिंक और बैलेंस कर देना है। तो जिंक यानी कि Zn रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 गिव्स जिंक नाइट्रेट यानी कि ZnNO3 प्लस सिल्वर यानी कि Ag। अब हमें करना है इसको बैलेंस करने के लिए हमें समझेंगे कि जब वो जिंक नाइट्रेट होता है तो इसका फॉर्मूला ये होता है ZnNO3 होल का ट्वाइस। अब अगर क्योंकि ये होल का ट्वाइस लगा है तो यानी कि इधर 2 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो आ नहीं सकता तो आएगा आगे, तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 2 आ जाएगा अगर, तो ये जो Ag है इसको भी 2 मिल जाएगा, ये हो गया 2। तो ये आपका इक्वेशन हो गया बैलेंस। यहाँ सिल्वर के पास भी 2 आ गया और जिंक नाइट्रेट का भी वो पूरा बैलेंस हो गया, यहाँ पे भी बैलेंस हो चुका है। अब ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि जिंक जो होता है वो ये जो सिल्वर है उससे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो उसने क्या किया कि इसके जो ये नाइट्रेट है उसको लेके डिस्प्लेस हो गया और सिल्वर को अलग छोड़ दिया। तो ये एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये हो गया आपका पहला वाला आंसर। दूसरा है पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड इज Ki, पोटेशियम का सिंबल K, आयोडाइड का, रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3। उसके बाद टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KNO3 और प्लस लेड आयोडाइड यानी कि PbI। अब वैसे तो ये देखने से समझ में आ रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कि ये जो पोटेशियम है वो तो इस नाइट्रेट के साथ अलग हो गया और जो ये Pb है लेड वो आयोडाइड के साथ हो गया, तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब हमें करना है इसको सबसे पहले बैलेंस। जो इसमें लेड नाइट्रेट होता है उसका फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। अब आप बोलेंगे कि ये इसमें 2 लग जाता है, इसमें क्यों नहीं लगता, इसमें क्यों नहीं लगता? तो ये क्या है, वैलेंसी देखनी पड़ती है इसकी। वो वैलेंसी देखने के लिए वो तो फिर अलग ही चीज समझानी पड़ेगी, तो कभी क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें जरूर समझाऊंगी। तो बैलेंस ही देखनी पड़ती है। अब फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। अब यहाँ लग गया है 2 तो यहाँ पे भी लग जाएगा 2, और ये इसका फॉर्मूला होता है PbI और ये 2, क्योंकि वही है, देखो इधर इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी भी वैलेंसी 2 है। अब इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है, तो इसलिए Pb के पास 2 वैलेंसी होती है, तो इसके साथ जो भी दूसरा कंपाउंड या एलिमेंट आता है तो वो उसके नीचे होल ट्वाइस ऐसे कुछ लग जाता है। ठीक है, तो अब क्या हो गया है कि जैसे अब इसको बैलेंस करेंगे तो Pb और ये 2 और ये एक Pb और यहाँ आयोडीन के पास 2 है या पोटेशियम के पास ये रहा, तो ये हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये आपका जो है 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच sodium chloride is obtained, which type of salt it is, when it is called rock salt, how is rock salt formed। तो क्वेश्चन सिंपल है। अब वो पूछ रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl ये कैसे बनता है, किस टाइप के एसिड और किस टाइप के बेस से बनता है। तो सोडियम क्लोराइड के फॉर्म होने का एक रिएक्शन होता है जिसमें NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड
प्लस HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ कंबाइन होके NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बना देता है, और ये OH इस H के साथ कंबाइन करके H2O बना देता है। ये इसका रिएक्शन रहता है। ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड यूज होता है। होता क्या है कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों होगा ना तो न्यूट्रल होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि इनमें से कोई भी एक कमजोर होता है, जैसे कि अगर वीक बेस होगा तो ये एसिडिक होता, और अगर वीक एसिड होता तो ये बेसिक होता। ठीक है, तो ये रहता है इसमें। तो बस इसका आंसर ये हुआ आपका। और ये किस तरीके का सॉल्ट है, तो ये न्यूट्रल सॉल्ट है। ये रॉक सॉल्ट कब कहलाता है, ये रॉक सॉल्ट तब कहलाता है जब ये इम्प्यूरिटीज के साथ होता है, यानी कि जब NaCl होता है वो उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती हैं, क्योंकि समुद्र से निकलता है वो, तो बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती हैं, तब वो कहलाता है रॉक सॉल्ट। और ये कैसे बनता है, तो सालों से जब कोई समुद्र के बेड सूखते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं, तो इवेपोरेट होने के बाद जो नीचे बचता है उसको हम कहते हैं सॉल्ट। तो रॉक सॉल्ट इस तरीके से बनता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 3 मार्क का था। अब हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो अब ये है 8th क्वेश्चन, और बेस्ड ऑन द ग्रुप वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि वैलेंसी के बेसिस पे आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले निकालने हैं। ठीक है, और आपको जस्टिफिकेशन भी देना है। तो सबसे पहले ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट हैलाइड ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 compound formed when an element of group A of group 2 combined with an element B of group 17। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब थोड़ा समझना पड़ेगा। अब इसमें आप सोचेंगे कि ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट बता रखा है, तो इसमें हमें निकालना क्या है। तो सबसे पहले हमें सोचना है कि जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट होते हैं उसकी वैलेंसी क्या होती है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ही पूछा हुआ है कि बेस्ड ऑन द ग्रुप वैलेंसी। ठीक है, तो अब अगर वो ग्रुप उसका फर्स्ट है तो उससे ही पता चलता है कि इसकी वैलेंसी भी 1 ही होगी। ठीक है, अभी इससे जो पहले क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जान के आप पता लगा सकते हैं कि वो किस ग्रुप में और किस पीरियड में लाया करता है। ठीक है, उससे आप पता लगा सकते हैं जब आपको अगर किसी का एटॉमिक नंबर पता हो तो अब हमें जैसे पता है कि ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट तो यानी इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 ही होगी। तो अब जैसे आपको पता है कि ऑक्सीजन की जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, और उसको अगर हम कॉन्फ़िगर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो 2 और 6, क्योंकि पहले वाला जो सबसे पहला शेल होता है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और उसके बाद वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं। अगर 8 नहीं है उसके पास इलेक्ट्रॉन, तो जितने बच रहे हैं इलेक्ट्रॉन उतने आएंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसकी है वैलेंसी 2। अब इसकी 2 वैलेंसी कैसे हो गई, 6 वैलेंसी क्यों नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई भी एलिमेंट जिसके 4 से ऊपर वैलेंसी होती है, किसी भी एलिमेंट में अगर 4 से ऊपर आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखते हैं, ना कि देने की। और किसी में अगर आखिरी शेल में 4 से नीचे इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है। जैसे कि अगर 1 2 3 होगा तो वो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, अगर 4 है तो वो कंबाइन करने की क्षमता रखता है, और अगर 5 6 7 है तो वो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखते हैं। 5 वाला जो है वो 3 लेगा तो 8 बन जाएंगे, और जो 6 वाला है वो 2 लेगा तो 8 बन जाएंगे, और जो 7 वाला है वो 1 लेगा 1 लेगा तो 8 बन जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये 6 है तो ये 2 लेगा तो 8 बन जाएंगे। तो इसकी वैलेंसी 6 नहीं होती है, इसकी वैलेंसी जितने इलेक्ट्रॉन ये ले सकते हैं और दे सकते हैं उसको वैलेंसी कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में अंतर होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि आउटर शेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वैलेंसी वो होती है कि एक एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है और कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इसकी जो वैलेंसी हुई वो हुई 2। ठीक है, अब इसको कॉन्फ़िगर करके यहाँ लिख देते हैं 2 6, तो इसकी वैलेंसी यहाँ लिख देती हूँ मैं, इसकी वैलेंसी हो गई 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लेने की इसके पास क्षमता है। फिर ये 8 हो जाएंगे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा।
ठीक है। तो यानी कि अब वो बोल रहे हैं ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, अब कौन सा एलिमेंट है तो दिया नहीं, तो हम उसको चलो मान लेते हैं कि M एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी है 1, ठीक है। और उसके बाद ये दूसरा है हमारे पास ऑक्सीजन जिसकी वैलेंसी है 2। अब जैसा कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि इसको फिर आपको क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको 2 मिल जाएगा और इसको 1, तो ये हो जाएगा M2O। तो बस आपको इसका आंसर इतना ही लिखना है M2O, ये आपको दिखा के कि ये M2 हो जाएगा, तो ये ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट हो गया। अब नेक्स्ट आता है हैलाइड ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13। हैलाइड ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 में अब सबसे पहले आता है कि अगर आप ग्रुप 13 को देखें तो उससे ही पता चलता है कि इसमें जो एलिमेंट होगा उसका जो 283 करेंगे तो जो वैलेंसी होगी वो 3 होगी, ठीक है। इसको अगर हम तोड़ेंगे ग्रुप 13 के एलिमेंट को तो इसकी वैलेंसी जो है 3 होगी। अब वो 2883 भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन होगी आखिरी में 3 क्योंकि 13th ग्रुप में है, ठीक है। तो हम इससे ये पता लगा लेंगे कि इसकी जो वैलेंसी है वो तो 3 है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हैलाइड ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13। तो अब हैलाइड्स क्या होते हैं? हैलाइड्स वो होते हैं जो कि ग्रुप 17 में पाए जाते हैं। ग्रुप 17 जो होता है ना नोबल गैस के जस्ट पहले वाला, ग्रुप 18 होता है नोबल गैस का। तो ग्रुप 17 में जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, वो सारे कहलाते हैं हैलाइड्स यानी कि हैलोजेंस। तो वो जो हैलोजेंस होते हैं उनकी तो वैलेंसी 1 होती है क्योंकि ग्रुप 17 है। तो अब आप ये नहीं बोलेंगे कि 17 है तो उसकी वैलेंसी 7 होनी चाहिए, नहीं, उसकी वैलेंसी होगी 1, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम इसको भी तोड़ेंगे तो ये होगी 287, तो ये हो गया 5 से ज्यादा, ठीक है, 6 और 7। तो इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन और मिलने के बाद ये हो जाएगा स्टेबल। तो जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं उसी को हम उसकी वैलेंसी कहते हैं। ये क्या है कि 3 क्यों है, क्योंकि 283 है, तो 3 तो 4 से कम है, तो ये तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा। अब चलो अब इसका भी हम इस तरीके से बनाते हैं जैसे हमने पहले का बनाया था कि एलिमेंट हमें पता नहीं है तो उसको हम नाम दे देते हैं M, और इसकी वैलेंसी है 3, और जो हैलाइड हैलोजन हमें पता है तो उसको हम नाम दे देते हैं X, और इसकी वैलेंसी है 1, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस करते हैं अगर, तो ये 1 इसका और X इसका, X के पास 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा MX3। बस इतना ही बताना है इसमें। अगला क्वेश्चन है कंपाउंड फॉर्म व्हेन एन एलिमेंट A ऑफ ग्रुप 2 कंबाइन विद एन एलिमेंट B ऑफ ग्रुप 17। अब एक ऐसा कंपाउंड बताना है कि एक एलिमेंट है ग्रुप 2 का और एक एलिमेंट है आपका ग्रुप 17 का, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या बनेगा। सबसे पहले हम इसको क्लियर कर लें एक बात को कि जो एलिमेंट ग्रुप 2 का है, ठीक है, तो ग्रुप 2 का अगर कोई एलिमेंट है तो यानी कि उसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 ही होगी। जो नेक्स्ट है कंबाइन विद एन एलिमेंट B। अब ये तो हो गया आपका A एलिमेंट जिसकी वैलेंसी है 2। फिर आता है आपका B एलिमेंट जो कि 17th ग्रुप का है, तो जिसकी ग्रुप 17 होगा, अभी हमने डिस्कस किया था, जिसका ग्रुप 17 होगा उसकी वैलेंसी होगी 1। क्यों? क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है। ये 2 है तो 2 तो देने के लिए होता है, और ये 1 वो 17 है, तो इसको अगर हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो 287 यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है। तो इसकी वैलेंसी हुई 1 और इसकी वैलेंसी हुई 2। अब A की वैलेंसी है 2 और B की वैलेंसी है 1। अब अगर हम इसको आपस में क्रॉस करें तो ये हो जाएगा आपका AB2, ये आपका ये फॉर्मूला बनेगा। बस ये क्वेश्चन में यही है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तीनों को आपने एक्सप्लेन कर दिया विद जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन में कुछ नहीं है, आपको बस ये लिखना पड़ेगा और इतना बनाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, इतना रहता है इसमें। पॉइंट वाइज करेंगे तो ये इजी लगेगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। अब 9th क्वेश्चन है राइट 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स गिवन एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ईच। तो 3 तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं, एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन और एक होती है कैपिलरी। आर्टरीज जो है वो थोड़ी थिक होती हैं, कैपिलरीज वेन्स जो है वो थिन होती हैं, और जो कैपिलरीज होती हैं वो और भी ज्यादा थिन होती हैं, ठीक है। तो जो आर्टरीज होती हैं उनका काम ये होता है कि वो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है, दूर लेके जाती है यानी कि हार्ट से ब्लड को
पूरी बॉडी में पंप करती है। इसी वजह से वो थिक होती है, क्योंकि उसका काम क्या है कि हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करना है। तो पूरी बॉडी में सप्लाई करने के लिए प्रेशर भी ज़्यादा लगता है, एरिया भी ज़्यादा चाहिए, इसलिए वो थिक होती है, इलास्टिक होती है। कौन? आर्टरीज। ठीक है, आर्टरीज थिक होती है, इलास्टिक होती है, और ब्लड को ये क्या करती है? हार्ट से बॉडी में लेके जाती है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है ये। ठीक है, क्योंकि बॉडी को तो ऑक्सीजन ही चाहिए ना, वो ब्लड के थ्रू ही जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरी है वेन। वेन जो है वो कंपैरेटिव टू आर्टरीज थिन होती है, और इसका काम ये होता है कि जो बॉडी का जितना भी ब्लड है जिसकी ऑक्सीजन बॉडी ऑलरेडी यूज कर चुकी है, उस ऑक्सीजन उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो वापस से हार्ट की तरफ लेके जाती है। कौन? वेन्स। फिर आती हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज जो हैं वो इतनी ज्यादा थिन होती हैं कि वो कहाँ पाई जाती हैं? वो टिश्यूज के बीच में पाई जाती है। जितने भी टिश्यू सेल होते हैं ना, तो हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम होता है। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से पूरा ब्लड सप्लाई होके आ जाए, हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम होता है। तो हर एक सेल तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा? वो कैपिलरीज के थ्रू पहुंचेगा। तो एक तरीके से अगर आप ये देखें तो कैपिलरीज जो होती है ना, आर्टरीज और वेन के बीच का जंक्शन होती है। यानी कि मान लीजिए यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और जितनी भी कैपिलरीज हैं उसके आसपास सेल्स हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए, उन्होंने ऑक्सीजन लिया, और फिर ऑक्सीजन लेने के बाद वो ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड, और फिर वो वेन्स से वापस से हार्ट में चला गया। तो यहाँ से आया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया, और उसके बाद वापस से हार्ट में आ गया। तो कैपिलरीज इसलिए और भी ज्यादा थिन होती हैं। ठीक है, तो ये तीन है, और तीनों के फीचर्स मैंने बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच अकर व्हेन द ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन योर आईज। जब एक ब्राइट लाइट को आंखों पे फोकस कर दिया जाएगा तो क्या क्या सीक्वेंस होते हैं बॉडी के अंदर, हमें अब ये बताने हैं। तो कुछ इस तरीके के सीक्वेंस होते हैं कि सबसे पहले रिसेप्टर, यानी कि हमारी आईज होती है रिसेप्टर, जो कि लाइट को रिसीव करती है। लाइट को रिसीव करने के बाद वो एक सिग्नल पहुंचाती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो कि सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू वो पहुंचाती है। कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड तक। क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन तो जितना भी आपकी बॉडी में होता है ना, वो सारा रिएक्शन, जो पहला रिएक्शन होता है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करता है। उसके बाद जाके उसका जो डेटा है वो ब्रेन फिर रिकॉर्ड करके रखता है, जिससे कि फॉर फ्यूचर अगर सेम इवेंट आपके साथ होता है तो आप जल्दी क्विक रिस्पॉन्स कर सको। तो एक तरीके से ब्रेन तो मेमोरी होती है कि जो डेटा स्टोर करके रखती है, लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो इंस्टेंटली आपको रिएक्शन देता है। तो होता क्या है कि जब ब्राइट लाइट आईज पे पड़ती है, प्यूपिल पे पड़ती है, तो प्यूपिल जो देखते होंगे ना आप आंख में, अगर आप देखेंगे लाइट मार के और थोड़ा मिरर के आगे देखें तो आप देखेंगे कि आपकी जो आइरिस है वो कॉन्ट्रैक्ट होती, प्यूपिल छोटी हो जाती है, जिससे कि क्या कम लाइट अंदर जाए। क्योंकि हमारी आइरिस का काम ही यही है, ज्यादा लाइट चाहिए तो वो ऐसा वाइड हो जाती है, और कम लाइट मतलब ज्यादा लाइट होती है तो आंखों के अंदर कम लाइट जाए तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और जब कम लाइट होती है तो आंखों के अंदर ज्यादा लाइट पहुंचे जिससे कि हमें क्लियर विजन दिखे, तो वो जो है बड़ी हो जाती है, वाइड हो जाती है। उसके बाद क्या था? तो रिसेप्टर क्या हुई? आपकी प्यूपिल, आईज। ठीक है, प्यूपिल ने रिसीव किया, फिर सेंसरी न्यूरॉन ने, क्योंकि जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन होते हैं ना, ये तो हमारी पूरी बॉडी में है, तभी तो आपको इस उंगली में भी चोट लगेगी तो भी आपको पता चल जाएगा। इवन पैर की छोटी उंगली में भी अगर आपको चोट लगेगी ना तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो सेंसरी न्यूरॉन फिर वो स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है कि ब्रेन तक उसको पहुंचाता है मैसेज को। फिर उसके बाद मोटर न्यूरॉन को जो है खबर मिलती है कि एक्शन क्या करना है, तो मोटर न्यूरॉन आईज को बोलती है कि आई मसल कॉन्ट्रैक्ट करो। अब आप तो तुरंत ऐसे लाइट दिखाओगे, तुरंत रिएक्शन हो जाएगा कि प्यूपिल छोटी हो गई, लेकिन एक्चुअल में इतना सीक्वेंस होता है, एक प्यूपिल को मतलब छोटा करके आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करने में भी इतना बड़ा सीक्वेंस होता है, जिसमें सबसे पहले आई जो है वो रिसेप्टर का काम करती है, लाइट को रिसीव करती है, फिर सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन तक खबर पहुंचाती है, फिर ब्रेन मोटर न्यूरॉन को बोलते हैं कि आईज की जो मोटर न्यूरॉन है वहां पे बोलते हैं कि आई मसल को कॉन्ट्रैक्ट करो। जब आई मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है
तो यही इसका रिएक्शन रहता है। ये पूरा इसका सीक्वेंस इवेंट है जब लाइट आपकी आईज पे फोकस होती है। तो अभी हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अभी सेक्शन 3 में और भी क्वेश्चंस बचते हैं, तो लेकिन अब क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए तो हम इसको अब दूसरे पार्ट में लेंगे, जो कि इसका पार्ट 2 रहेगा इस सैम्पल पेपर का। तो तब तक के लिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जल्दी जल्दी जो भी मैं पेपर सॉल्व करती जाऊं और आपको जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा मिलते जाएं। क्योंकि अब ये टाइम ऐसा है कि इसमें आप रिविजन तो करते हैं, लेकिन आप क्या है, जब तक नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं करेंगे ना तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि जब क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे उस पर रिएक्ट करना है। तो आप जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे इस टाइम पे तो वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा। तो जो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हैं उसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, और मुझे बताएं, फिर मैं उसको सॉल्व करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें। थैंक यू।